चलो मेरे भाइयों, वादे के मुताबिक आज वो दिन है जब हम देखेंगे इंड एएस के बारे में। हम क्या क्या कर सकते हैं अपने पीएसयू में। ठीक है यार, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, हमने इंड एएस नहीं पढ़ रखा डेप्थ में, हमने इंड एएस के लिए कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स भी नहीं कर रखा। और हम मैंने जैसे पहले भी बताया था कि दो चार मार्क्स पाने के चक्कर में हम पूरे इंड एएस का कोर्स भी नहीं पढ़ सकते। तो इस इस लेक्चर में मैं आपको इतना तो कर दूंगा कि आप इन डेज के मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लायक बन जाओ। ठीक है सर, क्या बता रहे हो आप? मैं बता ये रहा हूं कि सर मैंने बनाई है एक पीपीटी। चलो भैया पीपीटी पे आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये सॉरी, ये रही, सॉरी अगेन, ये रही वो पीपीटी। ये पीपीटी मैंने बनाई है गामा एआई के मदद से। और गामा एआई की मदद से मैंने इसमें अपना एक्सपीरियंस, कुछ एआई की हेल्प, कुछ नोट्स की हेल्प और कुछ पीएसयू के एग्जाम्स के जो सवाल आते हैं उनके रेफरेंस के तौर पे मैंने ये पीपीटी बनाई है। जिस पीपीटी को पढ़ने के बाद अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एएस, सॉरी, इंड एएस के सारे नंबर्स याद कर लिए, इसका ओवरव्यू अपने दिमाग में रखा और एप्लीकेबिलिटी भी समझ ली, तो आपसे मैक्सिमम जो सवाल पीएसयू के आएंगे आप उसको अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाओगे। मैं अगेन फिर बोल रहा हूं कि आपका कंपटीशन उन बच्चों से नहीं जिन लोगों ने डेप्थ में इंडेक्स को पढ़ रखा है, बिकॉज वो आपसे दो चार अधिक सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं जो एग्जाम में प्रैक्टिकल तौर पे पूछे जाते हैं। उन सबसे अपने को अब कोई लेना देना है नहीं, अपन तो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर की। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इंडेस, कई लोग को इंडेस नाम नया लग रहा होगा, लेकिन वो लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि पहले के चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं या फिर उन्होंने कुछ भी इस बारे में कुछ सुन रखा होगा, तो उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नाम जो है वो जरूर याद होगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हुआ करते थे कि भाई कोई भी एंटिटी, या वो चाहे वो कंपनी हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म, चाहे प्रोप्राइटरशिप फर्म, अपने जब वो फाइनेंशियल जो अकाउंट्स है वो फाइनलाइज करेगी तो उसे मैंडेटरी होता था कि भाई वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो अकाउंटिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसका यूज करके अपने फाइनेंशियल्स को कंप्लीट करे, प्रिपेयर करे। ठीक है सर, तो मेरी ये इन डेज क्या आया है, तो सर देखिए क्या हुआ बीच में, एक आईएफआरएस आया। क्या होता है ये आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आए, जो वर्ल्ड वाइड लॉन्च हुए, ग्लोबली लॉन्च हुए। अब इंडिया ने उस आईएफआरएस को एज इट इज अडॉप्ट करने की जगह पे सिलेक्टिव अप्रोच अपनाई और अपने इंडेस बनाए जो आईएफआरएस के जैसे ही हैं। उनसे ही क्या बोलते हैं उसको कि ठीक है भाई, उनका ही कोर्स कुछ कुछ देखा हुआ है जो इंडेस में है। तो सर क्या मैं इंडेस कर लेने के बाद में आईएफआरएस के आंसर भी दे सकता हूं? काफी हद तक जो आईएफआरएस इन डेज से मैचअप हो रहा है उसके आप आंसर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब आते हैं इन डेज की एप्लीकेबिलिटी पे। तो एप्लीकेबिलिटी की शीट नंबर 2 है। अब देखिए एप्लीकेबिलिटी ध्यान से देखिएगा। 1 अप्रैल 2016 से ये इफेक्टिव हुए उन कंपनियों के ऊपर जिन कंपनियों का टर्नओवर, ओ सॉरी, नेटवर्थ 500 करोड़, 500 करोड़ या उससे ऊपर है। फिर 1 अप्रैल 2017 से ये उन कंपनियों पे एप्लीकेबल हुए जिनकी नेटवर्थ 250 से 500 करोड़ के बीच में। अब सवाल ये आता है कि वॉलेंट्री, उसमें लिखा हुआ है वॉलेंट्री अडॉप्शन कोई भी कंपनी चाहे तो अगर वो इस लिमिट में नहीं आती तब भी वो इन डेज अडॉप्ट कर सकती है, कोई सजा नहीं है इसमें। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि साहब इसमें बोला है कि फेज 1 या फेज 2 वॉट एवर द थिंग इज, सबसे पहली बात इन डेज जो एप्लीकेबल है वो कंपनियों पे ही है। कंपनी के अलावा अगर कोई और एंटिटी है तो उस पे इन डेज एप्लीकेबल नहीं। तो सर उस पे फिर क्या एप्लीकेबल है? उस पे एप्लीकेबल है इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो कहीं गए नहीं है। और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इन डेज में सर क्या सिमिलरिटी है? काफी हद तक सिमिलरिटी है। आईएफआरएस की जो नॉर्म्स हैं वो थोड़े बहुत अडॉप्ट किए हैं इन डेज में, पर अगर आप देखा जाए तो लगभग लगभग 80% जो है वो सिमिलरिटी आपको मिलेगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इन डेज में, नाम नंबर को छोड़। डन बात है।
उसके बाद में मतलब क्या कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जो कि इस नेटवर्थ के क्राइटेरिया में नहीं आती थी, लेकिन इसके बाद भी उनके ऊपर इंड एस एप्लीकेबल है? तो बिल्कुल है। ऐसी कंपनी आप भी देखो, अगर सीधी सीधी बात है कि अगर एक कंपनी जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है और वो अनलिस्टेड है, तो उसके ऊपर इंड एस एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर एक ऐसी कंपनी जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर है, तो उसके ऊपर इंड एस एप्लीकेबल है। कब से? 1 अप्रैल 2017 से। इसमें यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर कंपनी लिस्टेड है या किसी ऐसी कंपनी की ग्रुप कंपनी है जिसके ऊपर इंड एस एप्लीकेबल है, तो उन कंपनियों पे भी इंड एस लागू होगा। उसके केस में हम नेटवर्थ नहीं देखेंगे। मैंने लिख 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 रखा है, ध्यान रखो, क्लियर कट, पेन से लिख के बताऊंगा फिर। तो ऐसी कंपनियों पर इंड एस एप्लीकेबल होगा। और अगर कोई कंपनी वॉलेंटरली इंड एस को फॉलो करना चाहे, तो उसमें कोई समस्या वाली बात तो नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, अपन वो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इंड एस आर नोटिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 and hence are applicable only to the companies, not to LLP, firm, trust or any other corporate entity। अब भैया सीएस का काम एलएलपी भी करते हैं, मतलब जो जो कंपनी सेक्रेटरी होते हैं वो कंपनियों के साथ साथ एलएलपी का काम भी देखते हैं, और उनके नॉर्म्स लगभग लगभग मतलब वो एमसीए से ही कंप्लाई होते हैं, कुछ कुछ नहीं भी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके ऊपर इंडेस एप्लीकेबल है, एग्जाम में पूछेगा ही यही। उसके बाद एक बात और ध्यान दे देने वाली बात है कि सर क्या बैंक, इंश्योरेंस या एनबीएफसी, इन पे भी इंडेस एप्लीकेबल होते हैं? तो साहब, बैंक, इंश्योरेंस और एनबीएफसी भी कंपनी ही होती हैं, पर इनके लिए सेक्टर स्पेसिफिक इंडेस और सेपरेट रोड मैप होता है, जो कि गवर्न करता है आरबीआई आईडीए के द्वारा। मतलब ये जो कंपनियां होती हैं, इसमें कई सारे नॉर्म्स होते हैं एनबीएफसी, मतलब आरबीआई के और आईआरडीएआई के। तो वो जो रोड मैप तय करते हैं इन पे इंडेस का, मतलब सिलेक्टिव अप्रोच होती है, पूरा का पूरा ऐसी कैसी एज एज इट इज नहीं होता है। लेकिन अगर मैं एक लाइन में बात करना चाहूं कि स्टिल ये कंपनी होती है, इसलिए इनके ऊपर इंडेस एप्लीकेबल होता है। बात यही खत्म हो जाती है। अब आते हैं इंडेस की दुनिया में। इंडेस की दुनिया में सबसे पहला, मैंने सारे इंडेस को एक नाम ना देते हुए कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वो कैटेगरी में पहली कैटेगरी है फाउंडेशन स्टैंडर्ड्स, प्रेजेंटेशन एंड स्ट्रक्चर। ठीक है भैया। उसमें आता है सबसे पहले पहले इंडेस वन, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सभी कंपनियों पर लागू होता है। सभी कंपनियों पे मतलब जिन कंपनियों पे इंडेस की एलिजिबिलिटी है, उन कंपनियों का यह स्टैंडर्ड बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस स्ट्रक्चर और किस फॉर्मेट में प्रिपेयर प्रेजेंट करना है। इसका उद्देश्य फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल और रिलायबल बनाना। इसकी कंपोनेंट होते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होगा, पीएनएल का फॉर्मेट क्या क्या होगा, अगर कोई और कंपेरेंसिव है तो उसका का फॉर्मेट क्या होगा, कैश फ्लो का क्या होगा, और नोट्स टू अकाउंट्स किस मैनर में प्रेजेंट अपने को करने होंगे। मतलब कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रेजेंटेशन के संबंध में कोई सवाल आएगा तो वो किसका होगा, इंडेस वन का। सेकंड आता है इंडेस एट। इंडेस लाइन से नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, इंडेस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो आईएफआरएस है उसके थ्रू अडॉप्ट किए गए हैं। तो इनके नंबर भी ऐसे एक लाइन से नहीं है, जिस जो नंबर आईएफआरएस का था वो ले लिया गया है, बीच के छोड़ दिए गए हैं। तो ऐसा मत पूछना कि सब नंबर तो बीच में है, में है ही नहीं। हाँ भैया, नहीं है। इंडिया सेट अकाउंटिंग पॉलिसीज, एस्टिमेट एंड एरर्स किसके ऊपर एप्लीकेबल है भैया? सबके ऊपर एप्लीकेबल है। यस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पॉलिसी के सिलेक्शन और चेंज से रिलेटेड है। साथ ही अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और पास्ट एरर को कैसे ट्रीट करना है, ये स्टैंडर्ड वो बताता है। साहब, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल हो गए, किसी बंदे को आपने कुछ पेमेंट किया था और उसकी एंट्री या एडजस्टमेंट करना भूल गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गए, ऑडिट हो गई, सब कुछ हो गया, कंप्लीट काम हो गया। उसके बाद वो एरर को अभी कैसे ठीक करना है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मतलब इंड एस जो है वो 8 बताएगा।
सर ऐसा होता है, बिल्कुल होता है भाई। कंपनियों का टर्नओवर, कंपनियों की जो नेटवर्थ है जिसकी 250 करोड़ या 500 करोड़ है, तो कई सारी एरर्स ऐसी सामने आती हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइनल हो मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल हो जाने के बाद, कि भाई नेक्स्ट ईयर पता लगता है कि यार वो गलती तो रह गई, ऑडिटर भी पकड़ नहीं पाया, अकाउंटेंट भी वही पकड़ नहीं पाया। तो उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए ये बताता है इंड एस 8, लिखा भी हुआ है, ठीक है, साफ साफ। ओवरव्यू, सिर्फ ओवरव्यू। नंबर 4, असेट वैल्यूएशन स्टैंडर्ड। असेट की वैल्यूएशन स्टैंडर्ड में सबसे पहला आता है एएस, इंड एस 2, इन्वेंट्रीज। तो अब इंड एस 2 किस पे एप्लीकेबल केबल होगा साहब? जिसके पास में इन्वेंट्री है। सर्विस इंडस्ट्री पे इंड एस एप्लीकेबल भी कर लेगा तो क्या होगा, इन्वेंट्री तो है ही नहीं, तो वो एप्लीकेबल होगा कहीं नहीं। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को छोड़ के, क्यों छोड़ के किए भैया? बिकॉज उसके इंडेक्स अलग से। डन बात है। इन्वेंट्री को रिपोर्टिंग डेट पर कॉस्ट या एनआरबी में से जो कम हो उस पर शो किया जाता है। इसका मेन फोकस स्टॉक के ओवर स्टेटमेंट से बचना है। लिखा हुआ साहब साहब, मैंने उसी लैंग्वेज में लिखा है जिस लैंग्वेज में आपको पढ़ा रहा हूं। आप मेरे लैंग्वेज से फील कर सकते हो कि जब आप खुद शीट ये वाली रिवाइज करोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि यार यही लैंग्वेज में तो सर जो है वो पढ़ा रहे थे। ओके। अब आता है इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में था, फिक्स असेट। ये सभी एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल होता है जिनके पास में टेंजिबल फिक्स असेट्स हैं। टेंजिबल फिक्स असेट का मतलब वो असेट जिनको हम छू सकते हैं। जिनके पास में असेट ही नहीं है तो उसमें इसको एप्लीकेबल करके भी क्या कर लो। ये बताता है कि असेट को इनिशियल कॉस्ट पर रिकॉग्नाइज किया जाता है, बाद में उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, और इसका फोकस असेट वैल्यू और उसके यूजेस पीरियड को मैच करना होता है। अभी साहब ऐसा है कि ये चीज आप 10th मतलब 11th या 12th में या फिर आपके कोई भी बीकॉम वगैरह में भी आपने देखी होगी कि भाई साहब फिक्स असेट आपकी है, उसको आपने इनिशियल कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज किया। बेसिकली इस सारे स्टैंडर्ड्स में आपको बताएगा कि ये चीज को असेट में कैपिटलाइज किया जाए या नहीं किया जाए। किया जाए तो ओके, नहीं किया किया जाए तो उसको अपने को खर्चा मान के पीएनएल में डालना होता है। अब आते हैं इंडिया 36 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स। तो अभी इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स और डेप्रिसिएशन ऑफ मतलब ये डेप्रिसिएशन में क्या अंतर होता है? तो भाई साहब इम्पेयरमेंट और डेप्रिसिएशन में जो अंतर होता है बेसिकली वही ये एएस आपको बताएगा कि भाई इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है और डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। अभी ये बोलता है कि भाई एप्लीकेबिलिटी फिर वही, जिसके पास में असेट होगी उसके ऊपर ये एएस भी एप्लीकेबल होगा। असेट की रिकवरेबिलिटी चेक करने के लिए यूज होता है। अगर असेट की वैल्यू रिकवर नहीं हो पा रही है तो इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज होता है। एक सेकेंड, आपको एक चीज बताना है। चलिए, अभी कई लोग को क्या होता है, डाउट होता है कि यार सर ये इम्पेयरमेंट अचानक से कैसे आया, ये तो हम लोगों ने आज तक कभी देखा ही नहीं। तो सर जी, आपने आज तक इंडेस भी नहीं देखे ना, तो इंडेस में इम्पेयरमेंट का पॉइंट नहीं है। अब इम्पेयरमेंट और डेप्रिसिएशन में क्या अंतर होता है जरा समझते हैं। मैंने एक कार परचेज की, मान लेते हैं वो डीजल कार है, ठीक है। अभी डीजल कार उसमें लगभग आजकल कई जगहों पे जो डीजल कार का जो पीरियड होता है वो 10 साल ही होता है। सपोज मैंने किसी से सेकेंड हैंड कार परचेज की और उसकी लाइफ 2 साल ही थी, और उस कार में लेट सपोज कि मैं 10% डेप्रिसिएशन लगा रहा था। 5 लाख रुपए की वो कार जो है वो परचेज की, और 2 साल बाद उस कार को 10 साल हो गए और गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं भैया आप डीजल कारें नहीं चलेंगी। तो आज की डेट में मैं 10% डेप्रिसिएशन लगा के मेरे बुक्स में उस कार की वैल्यू दिख कितनी रही है? 4 लाख रुपए। क्या आज उस कार की वैल्यू 4 लाख रुपए है? नहीं। उस कार की वैल्यू 4 लाख रुपए बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज आपको उसको आज ही स्क्रैप करना है। और अगर आपको कार को आज ही स्क्रैप करना है भाई साहब, तो आपके कार की वैल्यू उतनी ही है जितनी वो स्क्रैप वाला देगा, और चूंकि वो कार आपको आपके बुक्स में भी नहीं रहेगी, तो पूरा का पूरा 5 लाख रुपए आपको जो है वो इम्पेयरमेंट लॉस, 4 लाख रुपए जो भी है आज की डेट में, वो इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू जो जो आपने स्क्रैप से रिकवर किया माइनस करके। समझ में बात आई? आगे आते हैं।
इंड एस 38 इंटेंजिबल असेट किन पे लागू होता है सर? जिनके पास में इंटेंजिबल असेट, कौन कौन सी इंटेंजिबल असेट्स होती हैं? जैसे कि सॉफ्टवेयर, गुडविल, नो हाउ, ये सब चीजें अगर आपके पास पास में है, किसी चीज को बनाने का कोई फॉर्मूला जो आपने पेटेंट करवा रखा है, अगर अब वो चीजें हैं तो आपके ऊपर इंड एस 38 एप्लीकेबल होता है। अभी नॉन फिजिकल मैंने लिख रखा है, नॉन फिजिकल असेट जैसे पेटेंट, सॉफ्टवेयर, ब्रांड से रिलेटेड है, इन असेट को आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज और अमोर्टाइज कैसे करना है, इसके रूल्स बताता है। जनरली क्या क्या करते हैं अपन, अमोर्टाइज में 5 साल लेते हैं, ठीक है, 5 साल में इसको राइट ऑफ कर दो। इनकम टैक्स में ये रूल बता दिया जाता है कि भैया मेरे अगर इनकम टैक्स के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप अगर बनाओगे तो आपको डेप्रिसिएशन 25% ही मिलेगा। सर क्या इसमें इम्पेयरमेंट लगेगा? अरे साहब, इम्पेयरमेंट के जो नियम होते हैं वो आपके इसमें भी लगेंगे, क्योंकि ये इम्पेयरमेंट के नियम सारे एसेट पे लागू होते हैं। आपने कोई चीज एक लेके रखी है जो 3G में वर्क करती है, 4G में वर्क ही नहीं करती, तो आज की डेट में उस असेट की क्या वैल्यू हो गई, तो उसका इम्पेयरमेंट लॉस आज ही अपने को बुक करना रहेगा, लेकिन उसका लॉस बुक करते समय रेफरेंस आपको इम्पेयरमेंट का देना होगा, इंटेंजिबल का नहीं। समझ में बात आई? इनटेंजिबल वाले इंडेस में वो बताएगा कि भाई आप उसको कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, और उसको किस तरीके से अमोटाइज करना है। अगर उसकी में इम्पेयरमेंट की जरूरत आई तब भी उसमें जो इंडेस 6 जो है वो एप्लीकेबल होगा। आगे आते हैं कैश फ्लो एंड टैक्स स्टैंडर्ड के संबंध में। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, आई थिंक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये 3 था कैश फ्लो, अब वो इतना याद है नहीं है। किस किस पे एप्लीकेबल होता है? सभी इंडेस कंपनी में जिन पे इंडेस लागू होता है उन सभी कंपनियों पे लागू लागू होता है। ओपीसी और कुछ स्मॉल कंपनियों को एग्जाम्पशन है, वो अपने कोर्स का इतना मैटर नहीं है। यह स्टैंडर्ड कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो की इंफॉर्मेशन देता है, इससे कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन समझने में मदद मिलती है। क्लासिफिकेशन, सारी एक्टिविटी को 3 पार्ट में क्लासिफिकेशन करता है कैश फ्लो। अरे कैश फ्लो बनाया होगा रे भैया, 12th में भी हो था क्या क्या कैश फ्लो। सारी एक्टिविटी को 3 पार्ट में कैटेगराइज होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। उसके बाद में जो आता है नेट कैश फ्लो, उसमें अपन ओपनिंग बैलेंस जोड़ जोड़ के और नेट क्लोजिंग बैलेंस अपन निकाल लेते हैं कि भाई साहब इसमें कितना है। साथ ही साथ साथ अपने को समझ में आता है कि भाई कंपनी अपना जो कैश है वो ऑपरेशन में कितना वेस्ट कर रही, मतलब कितना खर्च कर रही है, इन्वेस्टमेंट में कितना खर्च कर रही है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में अपना कितना खर्च कर रही है। एक